हेलो बच्चों, हाय। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा एवं लिपि के बारे में, है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो बच्चे इस चैनल पे इस वीडियो में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर ज़रूर आ जाए, है ना। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भाषा, है ना। भाषा की परिभाषा को देखने वाले हैं। ठीक है, आप भी सोच रहे होंगे कि सर ये भाषा की परिभाषा क्या होती है। क्या ये भाषा भी कोई पढ़ने की चीज़ है? डैट मीन्स बोले तो लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज भी एक पढ़ने की चीज़ है? हम बोलते हैं सर ये भाषा ही तो है ना। हम कुछ भी बोलते हैं सर ये तो भाषा ही है ना। कोई भी भाषा बोले वो तो भाषा होती है। क्या हम उस भाषा को ही पढ़ने वाले हैं आज, है ना। क्या हम उसी लैंग्वेज को बोलने वाले हैं, उसी लैंग्वेज को पढ़ने वाले हैं जो लैंग्वेज हम अपने आम चीज़ों में, आम वार्तालाप में इस्तेमाल करते हैं? तो जी हाँ, वही लैंग्वेज को आज हम लोग जानने वाले हैं कि वो लैंग्वेज क्या होता है ना। जैसे आप लोग, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चों को पता नहीं होगा कि सर इंग्लिश है क्या एक्चुअल में। इंग्लिश एक्चुअल में होता क्या है, इंग्लिश का डेफिनेशन क्या होता है ना। तो वो सभी चीज़ों को जानने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। एक छोटे से छोटे टॉपिक आप लोगों को दे दी जाए तो उसमें ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है। इसीलिए छोटा से छोटा टॉपिक को लेकर आना चाहिए और बड़ा बनाकर उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले भाषा की परिभाषा के बारे में। तो देखिए, भाषा किसे कहते हैं? जो हम लोग भाषा बोलते हैं वो भाषा कहलाता क्या है, ये देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाषा वह माध्यम है। भाषा कौन सा माध्यम है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर क्या करता है, तो अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के सामने करता है ना। भाषा क्या है? तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपना बात जो होता है, अपने मन के भावों को, अपने मन के बातों को, विचारों को एक दूसरे के द्वारा बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर, डैट मीन्स किसी भी माध्यम से आदान प्रदान करते हैं। हम अपना बात कुछ और लोगों को बताते हैं, कुछ और लोग हमें बताते हैं, तो उन चीज़ों को क्या बोलते हैं? तो भाषा बोलते हैं, है ना। आप लोग कमेंट करके बताइए कि यह डेफिनेशन कितना अच्छा और मस्त है ना। शानदार सा डेफिनेशन और शानदार सा क्लास भी चल रहा है बच्चों आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और अब प्यारे बच्चों, आप लोगों को तो ये भाषा का डेफिनेशन तो याद ही हो गया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए एक हमने नोट पॉइंट को रखा है, आपके सामने एक नोट पॉइंट को प्रस्तुत किया है। तो आप इस नोट पॉइंट को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं इसको समझा ही रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर देखिए कि भाषा का जो संस्कृत भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दी जाए कि भाषा कौन से शब्दों से मिलकर बना है, तो वो क्या है? तो संस्कृत भाषा की, संस्कृत की भाष धातु से मिलकर बना है ना। संस्कृत भाषा की भाष धातु से बनकर है। ठीक है ना, किससे बना है? तो संस्कृत की भाष धातु से बना है ना। ठीक है सर, जिसका अर्थ क्या होता है? ये भाष धातु का अर्थ क्या होता है ना। भाष धातु का अर्थ क्या होता है? तो ये भाष धातु का अर्थ होता है सर बोलना। ठीक है, भाष धातु का अर्थ क्या होता है? बोलना। ठीक है, अभी हम लोगों ने जाना कि भाषा क्या होता है, भाषा किन चीज़ों के मिलने से बना होता है। जैसे आप लोग बायो में पढ़े होंगे तो शरीर किन किन चीज़ों के मिलने से शरीर का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर भाषा जो होता है ना, भाषा भी कुछ न कुछ चीज़ों से ही बनता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि भाषा जो है वो संस्कृत की भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है बोलना। अभी हम लोग जानने वाले हैं कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाषा के रूप जो होते हैं
वो दो होते हैं। ठीक है, भाषा दो प्रकार के होते हैं। अगर हिंदी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मौखिक भाषा। सबसे पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। ठीक है, सबसे पहला क्या है, भाषा का दो टाइप होता है बच्चों, है ना। यहाँ पर दो टाइप कौन कौन सा होता है, तो एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओरल लैंग्वेज, और हिंदी में, और लिखित भाषा को क्या बोलते हैं, रिटेन लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप लोग सपोज कीजिए कि आप लोगों के एग्ज़ाम होता है, जब भी स्कूल में एग्ज़ाम होता है बच्चों, सीबीएसई वालों की बात करते हूँ, तो वहाँ पे दो तरह का एग्ज़ाम लिया जाता है ना। एग्ज़ाम को दो पैटर्न में बांट दिया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा, तो एक हो जाता है आपका रिटेन और दूसरा होता है ओरल। ओरल में क्या होता है, तो आपको मौखिक एग्ज़ाम देना होता है ना, सुनाना होता है उसमें, जबकि रिटेन में आपको लिख कर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग मेनली भाषा का दो ही टाइप पढ़ते हैं, है ना। एक और है अपवाद में, ऐसा बात नहीं कि नहीं है, एक और अपवाद में है बच्चों, जिसका नाम है सांकेतिक भाषा। ठीक है, पहला मौखिक दूसरा लिखित, है ना। जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो आपको यही दो भाषा का चर्चा करना है। वो तीसरा जो होता है वो अपवाद में माना जाता है, उसको साइड में रखा गया है, जिसको सांकेतिक भाषा नाम है। ठीक है, तो आप लोग इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मौखिक भाषा, है ना। भाषा का पहला टाइप है बच्चों मौखिक भाषा। और आइए जानते हैं कि मौखिक भाषा कहते किसे हैं। ठीक है ना, आइए जानते हैं क्या मौखिक भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उससे समझता है, तो यह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है ना। अगर कोई व्यक्ति बोलकर अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है और कोई दूसरा व्यक्ति उनके द्वारा बोले गए बातों को समझते हैं गहराई पूर्वक, या फिर आप जो भी बोल सकते हो समझते हैं, तो उसे ही बोलते हैं मौखिक भाषा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं या समझ सकते हैं, अगर आपके शिक्षक महोदय या स्कूल में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं शिक्षक के द्वारा और आप उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं और शिक्षक आपके उस आंसर को समझते हैं सुनकर, तो उसको क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा बोलते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इतनी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें वक्ता, वक्ता का मतलब क्या होता है, वक्ता बोलकर, वक्ता का मतलब बोलना होता है। कोई व्यक्ति है जो वक्ता के रूप में है, बोलकर अपनी बातों को बताता है। ठीक है, बताने वाले को वक्ता बोलते हैं। और श्रोता का मतलब होता है सुनना, है ना। और कोई व्यक्ति सुनकर, श्रोता जो कोई सुनने वाला व्यक्ति है उसको श्रोता बोलते हैं। तो जो व्यक्ति सुनकर उसकी बातों को समझता है उसी को क्या बोलते हैं, तो मौखिक भाषा बोलते हैं, है ना। ओरल लैंग्वेज बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगर बच्चों इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, है ना, अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। वार्तालाप, वार्तालाप का मतलब क्या था, बातचीत, है ना। टेलीफोन पर बातचीत, आप दूर दराज व्यक्ति से कहीं भी स्थित दूसरे देश से में भी, मतलब आप गांव में रहते हैं और शहर में भी किसी भी व्यक्ति से टेलीफोन के माध्यम से उससे संपर्क कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। अभी का तो ज़माना है बच्चों की एकदम वीडियो कॉलिंग, फेस टू फेस बातें हो जाती है ना। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले चिट्ठी लिखकर भेजा जाता था, है ना, जिसको आप लोग लेटर बोलते हो। लेटर लिखकर भेजा जाता था और वो लेटर कितने दिनों के बाद उस व्यक्ति को पास पहुंचता था। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि ना भी पहुंच पाता था। पैसा भी अगर किसी को भेजना रहता था तो किससे भेजा जाता था, चिट्ठी लिखकर, और उसी में पैसा डालकर भेज दिया जाता था पोस्टमैन के जरिए, है ना, डाकिया बोलते हैं हिंदी में उनको। और अभी क्या है, पे फ़ोन का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, तनी मुनी टिप टैप कीजिए और भेज दीजिए। ऑनलाइन का ज़माना है बच्चों, है ना। और पहले जो था वो ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, और अभी
बढ़ते जनरेशन को देखते हुए, है ना, इंडिया जो है वो डेवलप कर रही है ना, डेवलपमेंट की ओर बढ़ रही है। और इस कारण से हम लोग क्या है, विकसित हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। जैसे जैसे हमारी इंडिया, हमारी कंट्री डेवलप होगी, वैसे वैसे हम इस कंट्री के सदस्य हैं, तो हम भी तो नागरिक हैं और हम भी तो डेवलप हो सकते हैं ना, और हो भी रहे हैं, है ना। पहले ये मैं मोबाइल फ़ोन नहीं कर रहता था ना, पहले चिट्ठी के माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति को कोई ना कोई संदेश भी देना होता था, तो चिट्ठी के माध्यम से ही संदेश दिया जाता था। और अभी क्या है, मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, जो बात करना है आप मोबाइल फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाषण व रेडियो, भाषण और रेडियो सुनना। अगर अभी जो मोबाइल फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन से पहले जो है वो रेडियो आया करता था। आप लोगों के पास होगा भी शायद। तो वो रेडियो क्या करता था, वो कहीं भी अगर कुछ होता था तो रेडियो के माध्यम से उस पर न्यूज़ आ जाती थी, खबर आ जाती थी, है ना। इतना छोटा सा रहता था रेडियो, और उसी पे आ जाता था खबर वगैरह, जो भी कहीं भी कोई भी देश में या कहीं कोई भी राज्य में अगर कोई भी दुर्घटना घट जाती थी, तो उस रेडियो के माध्यम से गांव में या शहर में कहीं भी स्थित व्यक्ति उस रेडियो की मदद से जानकारी प्राप्त कर लेते थे। उस समय ये जो न्यूज़पेपर आप देख रहे हैं, वो न्यूज़पेपर नहीं आता था, और आता भी था तो उस समय लोगों के पास उतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि 4 रुपये 5 रुपये का न्यूज़पेपर खरीद सके, है ना। तो बच्चों, यहाँ तक में आपको कहीं भी डाउट है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। बाकी का हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोग जाने मौखिक भाषा के बारे में, है ना। अब हम लोग जानने वाले हैं लिखित भाषा के बारे में, कि लिखित भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, लिखित भाषा किसे कहते हैं ये जानते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है, और क्या करता है, दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसे समझता है, तो यह क्या कहलाता है, तो यह भाषा लिखित भाषा कहलाता है ना। क्या बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है किसी के सामने, और दूसरा व्यक्ति उस विचारों को, लिखे हुए विचारों को पढ़कर समझता है कि हाँ ये लिखा है, ओ अच्छा ये लिखा है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, लिखित भाषा कहलाती है। अगर कोई व्यक्ति लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति के सामने कुछ प्रकट करता है, और दूसरा व्यक्ति उसके लिखे गए चीज़ों को पढ़कर उसे समझता है, तो उसी को बोलते हैं लिखित भाषा, है ना। नो डाउट, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो चूँकि ये लिखित भाषा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें सारी चीज़ें लिखने वाली ही होने वाली है ना। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, पत्र लिखना, समाचार पत्र जिसको आप लोग इंग्लिश में न्यूज़पेपर के नाम से जानते हैं, है ना, जो अभी के समय में हर किसी के घर पे आता है। पत्रिकाएं हो गए, कहानी जो आपके बुक में लिखी हुई होती है, लेख जो कि आपके बुक में लिखे हुए होते हैं, इत्यादि चीज़ें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग ये तो जान गए, हमने बताया था कि भाषा का 2 ही रूप होता है, एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित भाषा। ठीक है, लेकिन सर मैंने ये भी बताया था कि अपवाद में एक और भाषा आया है जिसका नाम है सांकेतिक भाषा। तो क्या सर उसका नाम सांकेतिक भाषा है, तो क्या उसमें उसके नाम के पीछे ही उसका रहस्य छुपा हुआ है? तो जी हाँ, उसमें उसके नाम के पीछे ही उसका रहस्य छुपा हुआ है। अगर वो सांकेतिक भाषा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें सारी चीज़ें संकेत करने वाली ही आएगी, है ना, सारी चीज़ें संकेत करने वाले ही आने वाली है उसमें। तो फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोग जानने वाले हैं सांकेतिक भाषा के बारे में, है ना। सांकेतिक भाषा क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भाषा का एक तीसरा रूप भी होता है। भाषा का एक तीसरा रूप भी होता है जिसको क्या बोलते हैं, तो सांकेतिक भाषा बोलते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बातें बताई है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि सर मैं आपको सांकेतिक भाषा का भी डेफिनेशन बताने वाला हूँ। ठीक है ना,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ऊपर न लिख के एक सांकेतिक भाषा का सटीक और बेहतरीन डेफिनेशन मैंने आपके लिए लाया है, जो कि यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत है कि जब संकेत के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं तो क्या कहते हैं, इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, है ना। जब संकेतों के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं किसी के सामने तो उसी को बोलते हैं सांकेतिक भाषा। ठीक है। अब सर सांकेतिक भाषा, आपने तो सांकेतिक भाषा का डेफिनेशन ही तो बताया है, आखिर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किस किस रूप में होता है, वो कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने बातों को संकेत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, आखिर संकेत किस तरह से होता है। तो आइए इसका भी निवारण हमने लाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आप लोग अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे तो मैं आपको समझाने वाला ही हूँ, है ना। तो देखिए लिखा हुआ है कि कई बार हम चौराहे पर लाल बत्ती जलने पर रुक जाते हैं, है ना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, तो जाते रहते और लाल बत्ती जैसे ही चौराहे पे रुक जाती है तो हम जान जाते हैं कि हाँ, लगता है कि अब यहाँ से गाड़ी गुजरने वाली है या फिर ट्रेन गुजरने वाला है ना। इसीलिए ना रोक दी जाती है आप लोगों को। दूसरा देखिए, अध्यापक के मुंह पर अंगुली रखने पर बच्चे शांत हो जाते हैं, है ना। जब अध्यापक महोदय, आपके शिक्षक महोदय आपके क्लासरूम में आते हैं और एकदम ऐसे दम खड़ा हो जाते हैं और मुंह पे अंगुली रख देते हैं तो आप लोग समझ जाते हैं, हाँ अब मास्टरवा कहलक हुआ, का कहलक हुआ, तो चुप रहेला कहल हुआ, अब चुप रह सो नहीं तो पिटा जेबो सर। समझ जाते हैं ना, आप लोग यही सोचते होंगे ना, एकदम बढ़िया। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाथ के संकेत से हम किसी परिचित व्यक्ति को आने एवं जाने का संकेत देते हैं और यह सांकेतिक भाषा का ही रूप है। अगर हम कहीं खड़ा हैं और हमारे परिचित व्यक्ति कहीं दूसरे जगह पे हमसे कुछ दूरी पे खड़े हैं तो हम लोग आने के लिए तो इशारा कर सकते हैं ना, ऐसे ऐसे इधर आ जाइए, या फिर अगर जाने के लिए बोलना हो तो हम कह सकते हैं ना कि ऐसे ऐसे इशारा कर देते हैं ना कि अब उधर ही चले जाइए, है ना। तो इसको, ये इशारा किसको कर सकते हैं, अपरिचित व्यक्ति को नहीं ना। ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने परिचित व्यक्ति को कर सकते हैं जिनको हम पहचानते हैं। परिचित व्यक्ति का मतलब वैसे व्यक्ति जिसको हम लोग पहचानते हैं, और अपरिचित व्यक्ति उसी को बोलते हैं जिसको हम लोग नहीं पहचानते हैं। ठीक है। और वैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ी सी मैंने और कुछ भी लिख रखा है इस स्लाइड में, आप देख सकते हैं कि इस भाषा के रूपों में नहीं गिनते हैं। ये जो सांकेतिक भाषा है ना, इसे हम लोग भाषा के रूप में कभी गिनते नहीं हैं। मैंने बताया था, जब मैंने बताया कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा दो ही रूप होते हैं भाषा का, और मैंने ये भी बताया था कि एक एक्स्ट्रा में, मतलब उपवाद में एक और भाषा आती है अलग से जिसका नाम सांकेतिक भाषा है ना। जिस तरह से आप लोग इंटर में सिलेबस जो होता है सब्जेक्ट के लिए चूज करने के लिए रहता है, आप लोगों को चुनने के लिए रहता है, तो आप लोगों का मन पे डिसाइड करता है ना कि आप लोग कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो। पीसीएम ले रहे हो तो आपका मन है कि सर एडिशनल में हमें बायो लेनी है तो आप ले लेते हो। ठीक उसी प्रकार इसमें दो ही रूप है और एक एडिशनल में आ गया है सांकेतिक भाषा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इसमें एडिशनल में मात्र आया, इसको हम लोग भाषा में काउंट नहीं करेंगे। देखिए नहीं गिनते हैं, ऐसा क्यों, यही बताया जा रहा है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि संकेतकर्ता द्वारा किया गया इशारा का उद्देश्य
देखने वाले हूबहू ग्रहण करे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति संकेत कर रहा है तो उसके इशारों को देखने का उद्देश्य ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति उसको हूबहू एकदम ग्रहण कर ले, एकदम सीख जाए कि वैसा ही दम करना है। ठीक है ना। संकेत का एक ऐसा नहीं ना है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ संकेत कर रहा है तो हम सीख नहीं सकते हैं ना कि वही संकेत दम हूबहू हमें भी करना है। ठीक है। तो यहाँ तक में आप लोग देख सकते हैं कोई भी प्रकार का दिक्कत तो नहीं होने वाली है ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आगे बढ़ सके। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत की प्रमुख भाषाएं है ना। भारत की प्रमुख भाषाओं के बारे में जानने वाले हैं। तो सर, भारत की प्रमुख भाषाएं क्या क्या हो सकती है? आपके मन में ये सवाल दौड़ने लगा होगा कि सर, ये भारत की प्रमुख भाषाओं का नाम आपने क्यों लिया? क्या भारत में बहुत सारी ऐसी भाषाएं होंगी तभी तो, है ना। तो आइए हम लोग इसी को डाउट को क्लियर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत भारत क्या है? तो बहुत सारी भाषाओं का देश है। भारत को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बहुत सारी भाषाओं का देश बोलते हैं ना। हाँ, परंतु सरकारी कामकाज के व्यवहार में लाई जाने वाली मुख्यतः कितने भाषाएं हैं? तो यहाँ पर 2 भाषाएं हैं, है ना। सर, ये सरकारी कामकाज में आने वाली मुख्यतः 2 भाषाएं तो हैं, लेकिन कौन कौन से हैं? तो आइए इसको भी देख ही लीजिए। पहला हिंदी और दूसरा अंग्रेजी। ठीक है। हमने जाना कि सर, भारत जो है वो बहुत सारे भाषाओं का देश है ना। लेकिन हमारे भारतीय कंट्री में, भारत देश में सरकारी कामकाज के व्यवहार में, यानी कि सरकारी कामकाज में लाई जाने वाली प्रमुख 2 ही भाषाएं ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल हम कोई भी सरकारी कामकाज में करते हैं, है ना। आप लोग संस्कृत कभी बोलते हो किसी भी काम में? संस्कृत नहीं ना बोलते हैं। संस्कृत में तो बोलते नहीं होंगे, उर्दू में बोलते नहीं होंगे। कहीं भी सरकारी कामकाज के लिए जाते हैं तो क्या आप अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हिंदी और अंग्रेजी ये भाषाएं हर जगह चलती है। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेकिन में बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में कुल मिला के 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान है ना। जब हमारे भारतीय संविधान, यानी कि भारत के संविधान को किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे भारत के संविधान को लिखा है। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे देश यानी कि भारत के बारे में भारतीय संविधान को लिखा, तो उन्होंने इस बुक में ये भी लिखा है कि हमारे भारतीय संविधान में कुल मिला के 22 भारतीय भाषाओं को ही मान्यता दी जाएगी, अन्यथा और कोई भाषाएं ऐसी नहीं है जिनको हम लोग मान्यता प्रदान भाषाएं बोल सकते हैं। और वो जो 22 भाषाएं हैं जिनको हमारे देश में के संविधान में मान्यता प्राप्त हुई है, उन सभी भाषाओं को अभी हम अगले स्लाइड में जानने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग इसको लिख सको। तो देखिए बच्चों, अभी हमने जाना कि हमारे भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो सर, वो 22 भाषाओं कौन कौन सी है? कौन कौन सी वो 22 भाषाएं हैं जो हम नहीं जानते हैं? तो आइए जानिए क्या आप नहीं जानते हैं। ये देखिए, ये 22 भाषाएं हमने यहाँ पर लेकर आया है। ठीक है। देखिए, सबसे पहला है संस्कृत, हिंदी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कोंकणी, कश्मीरी, उर्दू, है ना, उड़िया, असमिया, कन्नड़,
बांग्ला, बांग्ला प्यारे बच्चों ये भाषा का ही नाम है, ठीक है। नेपाली, बोरो, बोरो भी भाषा का ही नाम है, ठीक है। वैसे आप लोग जानते होंगे कि असम में ये बोरो जाति के नाम से आप लोग जानते होंगे, बोरो जाति रहती है ऐसे कुछ, ठीक है ना। तो ये बोरो भाषा भी आता है। डोगरी, नया नया चीज़ें हैं। डोगरी, डोगरी का नाम आप नहीं सुने होंगे, ये डोगरी भी एक भाषा ही है। मैथिली, सर ये मैथिली कौन सी भाषा है, क्या इसमें मैथ की भाषाएं होती है ना। ये मैथिली भी एक भाषा ही है। और ये संथाली और ये है मणिपुरी, ठीक है। तो ये जो है वो 22 भाषाएं निम्नलिखित है। और इसके बाद बच्चों हम लोग क्या जानने वाले हैं, तो इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं अब लिपि के बारे में, ठीक है। हम भाषा को अब जान चुके हैं, भाषा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अभी ये भाषा के चैप्टर में ही एकदम थोड़ी सी है, क्या है, तो लिपि है। तो हम लोग भाषा और लिपि देख रहे हैं आप लोग थंबनेल में, तो जाहिर सी बात है कि आपको लिपि भी पढ़कर ही इस वीडियो को स्किप करनी होगी ना। तो आप लिपि को भी पढ़ लीजिएगा और बाकी का आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोग जानने वाले हैं लिपि के बारे में, है ना, कि लिपि सर किससे कहते हैं। लिपि का एक सटीक डेफिनेशन भी बता दीजिए। जब आपने भाषा का डेफिनेशन बता दिया तो लिपि कोई चीज़ है, कौनो चीज़ नहीं है। ये हो देख लीजिए, दाम बढ़िया डेफिनेशन है। देखिए क्या बोल रहा है कि लिपि की परिभाषा क्या होती है सर। तो लिपि शब्द का अर्थ है, लिपि शब्द का अर्थ क्या है, तो लिपना, है ना। लिपि शब्द का अर्थ क्या है, लिपना, या फिर का है तब पोतना, ठीक है। किसी भी शब्द को लिपना या फिर पोतना ही लिपि शब्द का अर्थ होता है, ठीक है। विचारों का लिखना अथवा लिपना अथवा लिखना ही लिपि कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति के विचारों को लिखना ही लिपना कहलाता है और उसी को लिपि कहते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल वे में डेफिनेशन की बात करें तो एकदम इजी डेफिनेशन है और बच्चा इसको चुटकुले की टाइप में याद कर लेगा, ठीक है। अगर आप लोग दूसरे डेफिनेशन की बात करते हो तो एक और डेफिनेशन मैंने आपके लिए लेकर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे शब्दों में, है ना, भाषा की उच्चारित या फिर मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों या वर्गों की व्यवस्था ही लिपि कहलाती है ना। चिन्हों या वर्गों की व्यवस्था ही लिपि कहलाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि क्या होती है, तो आप लोगों के सामने से जवाब आनी चाहिए कि सर हिंदी एवं संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी होती है ना, देवनागरी होती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो अंग्रेजी भाषा की लिपि, मतलब जो भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं के लिपि के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और इस तरह का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव के जितने भी एग्ज़ाम आप लोग दोगे उन सभी एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएंगे हिंदी में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बोला जा रहा है कि अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो रोमन, है ना। पूछ देगा कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, तो गुरुमुखी। और बोल दे कि उर्दू भाषा की लिपि क्या है, तो फारसी, है ना। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी होगी ताकि आप लोग अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कर पाओ, ठीक है। देखिए बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि हिंदी में लिपि चिन्ह देवनागरी के वर्गों में कितने होते हैं सर, तो 11 होते हैं। कितने? 11 होते हैं। और 41 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 41 होती है, ठीक है। अरे बोलिए, ठीक है, ठीक है। देखिए मात्रा की परिभाषा की बात करें
तो बोला जा रहा है कि व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? तो मात्रा बोलते हैं। व्यंजन के साथ स्वर के संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसी को मात्रा बोलते हैं। ठीक है। और ये जो मात्राओं का जो यहाँ पर सिंबल आप लोग देख रहे हैं, ये सभी सिंबल जो होती हैं वो कोई ना कोई शब्द में, अक्षर में इन मात्राओं का इस्तेमाल होता है ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को यह वीडियो कितनी प्रतिशत शानदार लगी हो, है ना। बाकी का फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों। जय हिंद।